हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है और आपके सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि मैं आपके लिए लगातार अच्छे और रिच कंटेंट लाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, याद रखिएगा, इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जाती हैं, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी की क्लास, और पॉलिटी की क्लास में हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 MCQ विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, यदि आप SSC, रेलवे, स्टेट PSC, CDS, NDA, UPSC या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और हाँ दोस्तों, जहाँ से मैंने कंटेंट लिया है वो पुस्तक है M लक्ष्मीकांत की, और यह 6वां संस्करण है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत करेंगे। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे यहाँ पर सेशन की। लेकिन सेशन को बड़ी ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बहुत कम समय में हम लोग करने जा रहे हैं इस सेशन को। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सेशन की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कि यदि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कितने समय में सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ठीक है, इफ़ ए पर्सन इज़ अरेस्टेड बाय द पुलिस देन इन हाउ मच टाइम ही हैज़ टू बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, यहाँ आप फटाफट आंसर करेंगे। यदि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कितने समय में सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 24 घंटे के अंदर उसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य होगा। और तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए वकील या कानूनी सलाहकार लेने का अधिकार होगा। दोस्तों, ये सारे फैक्ट आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसे एक कॉपी में नोट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है दोस्तों, दूसरा सवाल कहता है कि राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए, राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, इसे 3 अप्रैल 1952 को विधिवत बनाया गया था, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष रिटायर होते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट राज्यसभा इज इनकरेक्ट। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर्ड एवरी डे। ये कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति वर्ष रिटायर ना होकर प्रति 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। ठीक है, कितने वर्ष पर रिटायर होता है, प्रति 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति वर्ष यानी हर वर्ष 2 वर्ष में रिटायर होते हैं। राज्यसभा एक कैसा सदन है, अस्थायी और उच्च सदन है। ठीक है, अगला सवाल कर लेते हैं। तीसरा सवाल है, यदि कोई विधेयक संसद के एक सदन में पास हो जाए लेकिन दूसरे सदन में लंबित हो तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कितने समय के लिए बुलाई जा सकती है। If the bill is passed in one house of parliament but pending in the other, then for how long a joint sitting of both the houses of parliament can be called? यदि कोई विधेयक संसद के एक सदन में पास हो जाए लेकिन दूसरे सदन में लंबित हो तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कितने समय के लिए बुलाई जा सकती है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 6 माह के लिए बुलाई जा सकती है, 6 मंथ। कितने समय के लिए बुलाई जा सकती है, 6 मंथ के लिए यहाँ पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। चौथा सवाल कर लेते हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पर पेश किया जा सकता है। इन विच नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पर पेश किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल
लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ओनली इन लोकसभा। कहाँ पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। कारण क्या है? मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। और अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में या राज्यों की विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है। राज्यसभा यानी राज्यों की विधान परिषद में इसे पेश नहीं किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, अविश्वास प्रस्ताव पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ पेश किया जाता है, किसी विशेष मंत्री के खिलाफ नहीं, ठीक है। इसे पेश करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आप इसे एक कलम कॉपी लेके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। पांचवा सवाल क्या कह रहा है? पांचवा सवाल है कि जब मंडल आयोग बनाया गया उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जब मंडल आयोग बनाया गया था तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? हु वाज द प्राइम मिनिस्टर व्हेन द मंडल कमीशन वाज फॉर्म? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, ठीक है। कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। मंडल आयोग 1979 में मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा वीपी मंडल के नेतृत्व में दूसरी पिछड़ी जातियों के लिए बनाया गया था, ठीक है। इसने 1980 में अपनी रिपोर्ट पेश की और 37 और 43 जातियों को पिछड़ी जाति में पेश किया। 1990 में ही बीपी सिंह ने अन्य पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण दिया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। छठा सवाल क्या कहता है दोस्तों? छठा सवाल है, नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ था? व्हेन डिड द सिटीजनशिप एक्ट कम इनटू फोर्स? नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ? सही आंसर को फटाफट करते चलेंगे दोस्तों, यहाँ पर फटाफट हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1955 में लागू हुआ था। बहुत ही आसान प्रश्न है ना। भारतीय संविधान में भारत की नागरिकता के लिए अस्थायी कानून पहले नहीं था, 1955 से पहले नहीं था। अनुच्छेद 11 और 12 का प्रयोग किया गया और प्रयोग करके संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम लागू किया था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सातवां सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? सातवां सवाल है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के बाद किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए थे? अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आफ्टर द रिपोर्ट ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के बाद किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए थे? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति किसके द्वारा बनाई गई थी? यदि आपसे पूछ ले, याद रखिएगा इंदिरा गांधी के द्वारा बनाई गई थी। और कब बनाई गई थी? आपातकाल के समय बनाई गई थी। इस समिति का उद्देश्य क्या था? इस समिति का उद्देश्य पिछले अनुभवों को प्रकाश में लाकर संशोधन की सिफारिश करने के सवाल का अध्ययन करना था, ठीक है। मौलिक कर्तव्य यदि आपसे पूछ ले किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 में है और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। और इन्हें मानने के लिए किसी नागरिक को क्या बाध्य किया जा सकता है? नहीं, इसे मानने के लिए किसी भी नागरिक को बाध्य नहीं किया जा सकता है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसे कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तब मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो उस समय मूल कर्तव्य की संख्या 10 थी, ठीक है। और यदि आपसे पूछ ले कि वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो 11 मूल कर्तव्य हैं, आप सभी जानते होंगे, ठीक है। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो 11वां मूल कर्तव्य याद रखिएगा 2002 में जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। और हाँ दोस्तों, ये सभी फैक्ट जो है आप कॉपी में ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 8वां सवाल क्या कह रहा है? भारत में कृषि राजस्व पर कर कौन लगा सकता है? हु कैन लेवी टैक्स ऑन एग्रीकल्चर रेवेन्यू इन इंडिया? तो कृषि राजस्व पर कर कौन लगा सकता है? सही आंसर हो जाएगा राज्य सरकार लगा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट। केंद्र सरकार क्या कृषि राजस्व पर कर लगा सकता है? तो कृषि राजस्व पर कर नहीं लगा सकती है, ठीक है। यह आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(1) में वर्णित है। राज्य सरकारें कृषि आय पर कर लगा सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 9वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकता है?
हु एमंग द फ्लोइंग कैन एस्टेब्लिश न्यू ऑल इन इंडिया सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज। निम्नलिखित में से कौन नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राज्यसभा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 क्या कह रहा है? क्या कहता है? राज्यसभा को एक या एक से अधिक नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का यह अधिकार देता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार से कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो का लाभ आपके अन्य साथियों को भी मिल सके। और हाँ दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। याद रखिएगा मेरी वीडियो और रोटेशन वाइज आपको उपलब्ध कराई जाती है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 10वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज इज़ नॉट इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, फटाफट आंसर कीजिए। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। राजस्थानी भाषा इसमें शामिल नहीं है, 8th शेड्यूल में शामिल नहीं है। 8th शेड्यूल में याद कर लीजिएगा 22 भाषाएं शामिल हैं। कितने भाषाएं शामिल हैं? 22 भाषाएं शामिल हैं। ठीक है, हाँ 22 भाषाओं के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, प्रारंभ में संविधान जब गठन हुआ था तो उस समय भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14 थी। ठीक है, लेकिन 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में, और उस समय सिंधी भाषा को जोड़ दिया जाता है। तो कौन सी भाषा को जोड़ा जाता है? सिंधी भाषा को जोड़ दिया जाता है। तब भाषाओं की संख्या कितनी हो जाती है? 15 हो जाती है। ठीक है, 1992 में फिर से 71वां संविधान संशोधन होता है और वहाँ फिर से 3 भाषाएँ जोड़ी जाती हैं। वे भाषाएँ कौन कौन थी? तो एक तो होगा कोंकणी और दूसरा मणिपुरी और तीसरा नेपाली। ठीक है, यानी कोंकणी, नेपाली और मणिपुर को 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में जोड़ा जाता है। तब भाषाओं की संख्या कितनी होती है? 18 हो जाती है। और सबसे लास्ट में, ठीक है, 92वां संविधान संशोधन होता है 2003 में, और 2003 में 4 भाषाओं को 8th शेड्यूल में जोड़ दिया जाता है। वे भाषाएँ कौन कौन सी हैं? तो याद कर लीजिएगा, झारखंड से संथाली को जोड़ी गई थी, बिहार से मैथिली को जोड़ी गई थी, असम से बोडो को जोड़ी गई थी, और जम्मू कश्मीर से कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो डोगरी जोड़ी गई थी। ठीक है, और 2003 के बाद भाषाओं की संख्या कितनी हो जाती है? 22 हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। ठीक है, सभी प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी फैक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। 11वां सवाल है, कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति अधिकतम कितने बार रह सकता है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम ए पर्सन कैन बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति अधिकतम कितने बार रह सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या कोई सीमा नहीं है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, इसकी कोई सीमा नहीं है, नो लिमिट। राष्ट्रपति बनने की कोई सीमा नहीं है, कभी भी किसी भी टाइम कितने बार भी राष्ट्रपति बना जा सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 याद कर लीजिएगा। 57 के अनुसार जो व्यक्ति अभी राष्ट्रपति है वो दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अगला सवाल क्या कह रहे हैं दोस्तों? कार्यालय से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू रिज़ाइन फ्रॉम ऑफिस। वे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यालय से त्यागपत्र दे दिए थे? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई। कौन थे दोस्तों? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई थे। 13वां प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक करने से क्या होता है? मोटिवेशन बना रहता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के संविधान में नहीं है? लोकसभा में डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन, अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टर्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। किसका प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है? सॉलिसिटर जनरल का प्रावधान नहीं किया गया है। 14वां प्रश्न कर लेते हैं। 14वां प्रश्न है, भारत में मदरसों की स्थापना में संविधान का कौन सा अनुच्छेद मददगार होता है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज हेल्पफुल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मदरसा इन इंडिया। कौन सा अनुच्छेद है जो मदरसों की स्थापना में मददगार साबित होता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29।
भारत में मदरसों की स्थापना में संविधान का कौन सा अनुच्छेद मददगार है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ हेल्पफुल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मदरसा इन इंडिया? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 30, आर्टिकल 30। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसंख्यकों को उनके धार्मिक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और संचालन का अधिकार है। ठीक है। 15वां सवाल है, निम्नलिखित में से क्या नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन्स? संविधान का सम्मान करना ये तो बिल्कुल मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रगान का सम्मान करना ये भी मौलिक कर्तव्य में शामिल है। राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना ये भी मौलिक कर्तव्य में शामिल है। सरकार का सम्मान करना ये मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। रेस्पेक्ट द गवर्नमेंट ये मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं बता चुका हूँ, 11 है। पहला मौलिक कर्तव्य क्या है? प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है। दूसरा कर्तव्य क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संयोजे रखें और उनका पालन करें। तीसरा मूल कर्तव्य क्या है? भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा क्या है? देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की रक्षा करें। किसकी रक्षा करें? राष्ट्र की रक्षा करें। ठीक है। ये तो हो गया 4 मौलिक कर्तव्य। ठीक है, 4 मौलिक कर्तव्य। और आगे हम लोग देखेंगे 5वां मौलिक कर्तव्य है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें। छठा कर्तव्य क्या है? हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका निर्माण करें। 7वां कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। 8वां कर्तव्य क्या कहता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। ठीक है। अब कितने बच गए? टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो 3 मौलिक कर्तव्य अभी और बचे हैं। 3 मौलिक कर्तव्य अभी देखना बाकी है। देखते हैं 3 मौलिक कर्तव्य क्या क्या हैं। 9वां मौलिक कर्तव्य क्या है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। ठीक है। 10वां व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। 11वां मौलिक कर्तव्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो सबसे बाद में जोड़ा गया है। माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना अति आवश्यक है। ठीक है। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है। 16वां सवाल कर लेते हैं। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है 16वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ था, जो बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ था जो जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था। ठीक है। दूसरा, मूल रूप से संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। कितने अनुसूची थे? 8 थी, 9 नहीं 8 थी। तीसरा, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये भी सही है, यानी यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। ठीक है। सभी कथन यहाँ पर सही है। ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट है। ठीक है, सभी कथन सही हैं। ठीक है दोस्तों, सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और याद रखिएगा दोस्तों, इस चैनल पर बहुत कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को किया जाता है और वीडियो रोटेशन वाइज आती है। रोटेशन वाइज कैसे आती है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित ये सभी वीडियो रोटेशन वाइज आती है। तो इसे रात को 8 बजे रोज़ देखना मत भूलिएगा। कितने बजे? रात को 8 बजे। मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।